शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो प्रमुख एडिटोरियल की यहाँ पर चर्चा होने वाली है। पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं हमारे देश में जो कानून की पढ़ाई है, लॉ की जो पढ़ाई है उसमें रिफॉर्म करने से रिलेटेड है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से कुछ सजेशन दिए गए हैं, उनके ऊपर इस आर्टिकल में ज़्यादा फोकस किया जाता है। कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस के माध्यम से ऑन रिसर्च एंड अदर इश्यूज आर टाइमली। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो जो भी सजेशन आए हैं वो सही समय पर आए हैं। इस स्टैंडिंग कमेटी ने पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस साथ ही साथ रिसर्च और अदर इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया है और कुछ सजेशन दिए हैं। इसने रिसेंटली सबमिट किया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट लीगल एजुकेशन के ऊपर। एंड कुल मिलाकर के देखा जाए ये एक रास्ता दिखाने वाले रिकमेंडेशन हो सकते हैं जो कि लीगल एजुकेशन कानून की पढ़ाई की क्वालिटी को स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत करने का काम करेगा। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर के लीगल एजुकेशन के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है जैसा कि मेडिसिन इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस इंडिया का रहा है। कानूनी पढ़ाई सुधार के इतिहास की यदि हम बात करें तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं 1990 के दशक से चालू होती हैं, जहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ स्थापित करी गई थी हमारे देश में, इंडिया में 1990 से इसकी शुरुआत होती है। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन चालू होता है, इंडियन इकोनॉमी हमारे देश की ओपन होती है 1990 के दशक से। एंड इसी के चलते चलते न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वकील लोगों के लिए खुली। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि हाई स्कूल के बाद एलएलबी करने चले गए। बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएटेड व्यक्ति थे, बच्चे थे, इनको अच्छी अच्छी संस्थाओं में मोटी मोटी सैलरी वाली जगह में पोस्टिंग मिल गई। एंड कुछ लोग ऐसे थे जो कि अदर यूनिवर्सिटी चले गए, मतलब एब्रॉड में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा मिल गया, ऐसे रॉड्स एंड चीवनिंग। अब यदि हम देखें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में एंड अदर जो संस्थाएं हैं कानून से संबंधित, वो कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रही हैं। यदि हम ज़्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से देखें, ठीक है, तो सक्सेसफुली ये लोग भले ही अट्रैक्ट कर पाए हैं एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को, लेकिन ये फेल हो गए हैं टू इमर्ज एज ए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन लीगल रिसर्च। लेकिन ये जो संस्थाएं हैं वो कानून के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाई हैं। और ये एक फैक्ट है कि केवल दो ही इंडियन लॉ स्कूल, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल एंड नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, QS रैंकिंग में टॉप 250 लॉ स्कूल में अपनी जगह बना पाए हैं वर्ल्ड वाइड। यदि हम देखें पूरे विश्व भर में देखें तो एक न्यू रेगुलेटर की यहाँ पर कल्पना करी जाती है कि लिखाई पढ़ाई को कानून की रेगुलेट करने के लिए हम एक नई संस्था बनाते हैं, एक नया इंस्टीट्यूशंस का गठन करते हैं। इसमें पहले नंबर में बात बोली जाती है जो बार काउंसिल्स है, इसकी पावर को आप लिमिट में रखिए। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप और इससे बचने के लिए आप क्या काम करेंगे, कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, कुछ की रिकमेंडेशन प्रोवाइड करे हैं, इज़ टू लिमिट द पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू रेगुलेट लीगल एजुकेशन। बहुत ज़्यादा रोक टोक मत लगाइए, बहुत ज़्यादा नियम कानून में बांधने की कोशिश मत करिए आप स्कूल कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज़ को, कानून की पढ़ाई को, ऐसा कमेटी का कहना है। तो जो BCI का रोल रहेगा लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने में, दैट परटेन टू एक्वायरिंग बेसिक एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट इज इंडिस्पेंसिबल। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अपरिहार्य।
और अपरिहार्य हम किसको बोलते हैं? अपरिहार्य का मतलब ऐसा रहता है कि कोई चीज़ यदि किसी को ज़रूरत है, यदि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको इनडिस्पेंसिबल बोला जा रहा है। अब हम यहाँ पर नई संस्था की बात करने वाले हैं जिसका नाम रखा गया है NCLER। इस प्रकार से देखा जाए लीगल एजुकेशन के कुछ हिस्सों को यदि हम रेगुलेट करना है, ठीक है, तो ये काम किसको सौंपा गया है कि भाई जैसे कि मुझे वकील बनना है, कोर्ट में वकालत करना है, तो ये इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए किसको काम सौंप दिए हैं आप? NCLER को सौंपा गया है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम रखा गया है नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च। बोला जा रहा है ये जो बॉडी रहेगी ये डेवलप करेगी क्वालिटेटिव बेंचमार्क एंड रेगुलेट करेगी लीगल एजुकेशन सिस्टम को। और इसके अतिरिक्त में देखिए, चाहे वो जज है, चाहे वो प्रैक्टिस करने वाले लॉयर लोग हों, NCLRE में काफ़ी एमिनेंट लॉ प्रोफेसर्स हमको देखने को मिलेंगे जो कि इनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रिसर्च एंड लीगल एजुकेशन को प्रोवाइड करने के मामले में। ऐसे ऐसे लोगों को हम इस संस्था में नौकरी देने वाले हैं। अब रिसर्च को कैसे करके हम बढ़ावा दे सकते हैं? तो देखिए, 800 से भी ज़्यादा जो लॉ जर्नल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, ग्लोबली इंडेक्सेड इन स्कोपस। स्कोपस ये क्या चीज़ है? एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेस है जो कि लिस्ट करती है लीडिंग जर्नल्स को ऑल फील्ड में। तो 800 जो लॉ जर्नल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, जहां पर कानून से संबंधित जो भी रिसर्च है उसको पब्लिश किया जाता है। इसमें इंडियन लॉ जर्नल्स की संख्या बहुत कम रहती है, एकदम इक्का दुक्का गिने चुने मुट्ठी भर आप इनको बोल सकते हैं। और यही चीज़ तो बताती है कि इंडिया के जो लॉ स्कूल है ना, यहाँ पर जो रिसर्च का लेवल है वो काफ़ी पुअर है। यहाँ पर एब्मिसली वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है बेहद, अत्यधिक। एंड बोला जा रहा है ये जो कमेटी है, कमेटी ने जोर दिया है कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम प्रायोरिटाइज़ करें, प्राथमिकता दें, प्रमोट करें रिसर्च को लीगल एजुकेशन सिस्टम में, जिसके बदले में बेटर टीचिंग आउटकम्स हमको मिलेगा। साथ ही साथ में स्टूडेंट डेवलप करेंगे एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक चीज़ कहा था कि जो वैल्यू ऑफ कॉलेज एजुकेशन है वो ऐसा नहीं है कि खाली आप बहुत सारे फैक्ट पढ़ाते जाओ, बच्चों को बताते जाओ, बल्कि जो कॉलेज एजुकेशन है उसका एक ही उद्देश्य है दिमाग विकसित करना, उसमें क्वेश्चन पैदा करना, माइंड प्रोवाइड करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थिंक कर सकें, सोच सकें। साथ ही साथ में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को मजबूत करने के लिए ज़रूरत है कि हम रिक्रूट करें, भर्ती करें वर्ल्ड लेवल के ग्लोबल फैकल्टी को हु आर टॉप रिसर्चर, जो कि टॉप रिसर्चर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी जो ज़रूरत रहती है कहीं भी किसी भी काम को करने के लिए वो है स्टेट फंडिंग। जब तक सरकार पैसा खर्चा नहीं करेगी तब तक ये संस्थाएं भी ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हैं। अब फायदे की आप बात यहाँ पर बताई जाती है। देखिए कि यदि ऐसा होता है तो इंडिया की जो इमेज है ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में काफ़ी ऊंची होने वाली है। द कमिटी इज कॉग्निसेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लीगल एजुकेशन। इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं जैसे कि डेवलप करना है, डिलीवर करना है एक वर्ल्ड लेवल का करिकुलम, पाठ्यक्रम, एंड बच्चों को प्रमोट करना है, एंड फैकल्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम चालू करना है। साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ कोर्स करिकुलम में शामिल किए जाएं, एंड बच्चों का जो एक्सपोज़र है डिफरेंट लीगल सिस्टम की तरफ हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार के सजेशन इस कमेटी की तरफ से दिए गए थे।
लेकिन जितने भी जो रिफॉर्म हम करना चाहते हैं, कुछ कुछ बातों के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लीडरशिप की पोजीशन, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो लॉ फैकल्टीज़ हैं एंड लॉ स्कूल हैं शुड बी हेल्ड बाय पैशनेट, चेरिमिस्टिक एंड विजनरी एकेडमियंस। हमारे संस्थाओं में जो जो भी लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी पैशनेट होना चाहिए अपने काम के प्रति। लेकिन हमारे देश की जो लॉ फैकल्टीज़ है, साथ ही साथ वाइस चांसलर है लॉ यूनिवर्सिटीज़ के, ये इस चीज़ में फेल हो गए हैं। ये प्रोफेशनल लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। नो अमाउंट ऑफ मनी और पर्क कैन ओवरकम सच ए प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसी। इस चीज़ को तो आप पैसे से भी फिलअप नहीं कर सकते हैं। सेकंड नंबर की बात इसमें बोली जाती है, हमें लीगल रिसर्च की कल्चर को बढ़ावा देना है हमारे लॉ स्कूल्स में। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से रिलेटेड है। पूरा का पूरा जो आर्टिकल है इसी कानून के ऊपर फोकस है, इसलिए इस कानून के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। ये 1991 का कानून है जो ये कहता है कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, हिंसा, आग, दंगे, फसाद, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या बोला गया, 1947 के पहले कोई चीज़ बनी है, कोई मंदिर कहीं पर बना है, कोई मस्जिद कहीं पर बनी है, तो उसको बनी की बहिनीच रहने दो, उसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और यदि आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। ऐसा कानून इसलिए लाया गया था ताकि जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में हिंसा हो रही थी, दंगे फसाद हो रहे थे, उसको रोका जा सके। जैसे कि बाबरी मस्जिद, हिंदू लोग दावा कर रहे थे कि ये जो बाबरी मस्जिद है एक हिंदू टेम्पल को तोड़ करके बनाई गई थी, इसलिए यहाँ पर इसको हटाओ और यहाँ पर हम बनाएंगे राम मंदिर और पूजा करेंगे। इसलिए तो बोला गया है। अब जो बाबरी मस्जिद है, बोला जाता है कि ये औरंगजेब के टाइम में बनाई गई थी। अब औरंगजेब के टाइम में बनाई गई है मतलब आज़ादी के पहले बनाई गई है, इसलिए इसको आप तोड़ नहीं सकते, ये कानून कहता है। तोड़ोगे नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, इसलिए ये कानून लाया गया था। इस कानून की धारा 3 कहती है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित करके रखना है। ये अधिनियम, ये कानून किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने से मना करता है। ये अधिनियम 15 अगस्त 1947 को यथा विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए लाया गया था। राइटर का कहना है कि देखिए, इस मामले में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, इस मामले में हेल्प कर सकता है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को इस मामले में आगे आना चाहिए, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया है इसकी वैलिडिटी को कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। तो आप देखेंगे इस मामले में जुडिशरी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो लोअर कोर्ट है ना, ज़्यादातर उन्होंने तो ज़्यादातर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या काम करती है ना, 1947 से पहले बनी जो मस्जिदें हैं उनको अलाउ कर दे रहे हैं। मतलब हिंदू लोग पिटीशन यहाँ पर दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं, कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर भगवान कृष्ण रहते थे, यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर था, यहाँ हनुमान मंदिर था, यहाँ शिव मंदिर था, ऐसी याचिकाएं दायर करते हैं, और जो लोअर कोर्ट रहती है ना वो उनको एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट से ना, तब तक ऐसी घटनाएं घटित होते रहेंगी। जैसा कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद की बात करें, अब बाबरी मस्जिद को यहाँ पर इस कानून से छूट दे दी गई थी। छूट इसलिए दे दी गई थी, बोल दिया गया कि भाई इसका जो विवाद है ना 1947 के पहले से चला आ रहा है, इसलिए हम इसको इस कानून के दायरे में नहीं लाते हैं। और देखा जाए ना, उस समय में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, कुल मिलाकर के रंजन गोगोई उस समय में हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ही इसके ऊपर निर्णय दिया था। और बाद में
उनको इनाम ये दिया गया कि उनको राज्यसभा का मेंबर केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने नॉमिनेट कर दी, मतलब बना दी थी। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने कुल मिलाकर के बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि इन्होंने जो है सरकार के हिसाब से काम किया है, जजमेंट ज़्यादातर जो इनके रहे थे वो सरकार के पक्ष में ज़्यादा आए थे, ऐसे आरोप उनके ऊपर लग रहे थे। और इसी के फलस्वरूप इनाम के तौर पर उनको राज्यसभा में संसद बना दिया गया था। 2019 में बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था। 5 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। इसमें बोल दिया गया कि 2.5 एकड़ में मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए हम आपको 5 एकड़, मतलब उससे ज़्यादा ही ज़मीन हम आपको दे रहे हैं कि आप वहाँ पर जा कर के अपनी मस्जिद बना लीजिए। अब हमारा संविधान कहता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एक ऑब्लिगेशन लगा रहा है, ठीक है, कि हमें कमिटमेंट रहना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो सेकुलर है। सेकुलर है मतलब सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू लोगों की बात ज़्यादा सुनी जाए, मुसलमानों की बात नहीं सुनी जाए। ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ पर लोगों की जीत हुई, जब हिंदू लोगों की यहाँ पर जीत होती है तो क्या होता है, इधर से उधर से दुनिया भर से पिटीशन चालू हो गई कि नहीं, यहाँ पर भी हिंदू मंदिर था, यहाँ पे मस्जिद कैसे बन गई, यहाँ पर चर्च कैसे बन गया। इस प्रकार की पिटीशन आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिल जाती है। जैसे हाल फिलहाल का जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ वाला जो टेम्पल का मामला भी चल रहा है, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो बहुत सारा सर्वे का काम चल रहा था और थोड़ा सा भी ये न्यूज़ भी आई थी कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल वास्तव में हुआ करता था ऐसे करके। तो मथुरा की जो मॉस्क है एंड काशी जो मंदिर है, काशी स्टैंड है, यहाँ पर ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर लोग जा रहे हैं, कोर्ट पिटीशन दायर कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे मंदिर मस्जिद हुआ करती थी। अब आप देखिए काशी में जो मस्जिद बनी हुई है, इसने कम से भी कम 15 आइडेंटिकल पिटीशन को झेले हैं। द मथुरा मॉस्क ने 12 पिटीशन को झेला है और लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मस्जिद मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। बस यही आरोप लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, मॉस्क के एग्जाम्पल दिए गए हैं, मस्जिद के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन राइटर का कहना है हिंदू लोग जो क्लेमिंग कर रहे हैं ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा होता है। इफ इन द केस ऑफ बडौन द प्रोटेस्टर वर नॉट श्योर वेदर द मॉस्क वाज बिल्ट आफ्टर डिमोलिश ए टेम्पल और मेयरली रिस्ट्रक्चरिंग वन। यदि हम बडौन के केस की बात कर लें तो यहाँ पर जो विरोध करने वाले लोग हैं, सॉरी ये बदायूं है, बदायूं में जो मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर याचिकाकर्ता ये चीज़ को इंश्योर ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये वास्तव में मंदिर को डिमोलिश करके बनाई गई है या फिर केवल और केवल रिस्ट्रक्चर किया गया है। वहीं यदि हम कमल मौला मस्जिद की बात करें, एक आइडल यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो देखी गई, आइडल की मांग करी गई टू बी प्लेस्ड इन सितंबर लास्ट ईयर टू buttress the contention that mosque was an 11th century temple dedicated to Hindu goddess सरस्वती। अब यहाँ पे ये डिमांड करी गई है कि भैया यहाँ पर सरस्वती जी की मूर्ति है, हम लोगों को पूजा करने दीजिए। यहाँ पर भी इस प्रकार की डिमांड रखी जाती है। इसके बाद न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ यदि हम चलें ना, तो भारत और कतर के रिलेशनशिप को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में हम न्यूज़ में देखे थे कि कतर की सरकार ने जो एक्स नेवी ऑफिशियल हैं उन लोगों को रिलीज़ कर दिया है। उनके ऊपर जासूसी के आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में उनको रिहा कर दिया है। तो देखा जाए ना तो बीजेपी सरकार की ये बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है और कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजनैतिक तौर से शायद इसको सुलझाया गया है,
क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऐसा बोला जा रहा है कि काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट है रुपए पैसों के हिसाब से भारत ने कतर के ऊपर किया था, शायद उससे भी ये चीज़ डायरेक्ट जुड़ी हुई है। पर्शियन गल्फ में पर्शिया की खाड़ी में आप देख सकते हैं कतर लोकेटेड है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक देश से संबंध बिगड़ता है तो दूसरे देश के साथ भी हमारे संबंध प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ में एक अच्छा खासा मौका रहता है हमारे पास में कि बहुत सारे इंडियंस लोग कतर में कमाई करने के लिए जाते हैं। वहाँ से जो प्राकृतिक गैस है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये हम चीज़ खरीदने का हमारे पास में और ज़्यादा ऑप्शन रहता है। यदि हम भारत कतर संबंधों की बात करें व्यापार के हिसाब से, तो कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की दरों में गिरावट के चलते चलते दोनों देशों के जो बीच व्यापार है ना, उसमें थोड़ा कमी हमको दिखाई दी है। भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है। साथ ही साथ में भारत और कतर दोनों के मध्य बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत में कतर से निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुओं में है LNG है, LPG है, रसायन, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम है। और कतर में हम क्या क्या भेजते हैं, जैसे अनाज है, तांबा, लोहा, इस्पात, सब्जी, प्लास्टिक, निर्माण सामग्री, वस्त्र और गारमेंट है। यदि हम ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की बात करें, किस प्रकार से हमारी एनर्जी की ज़रूरत को कतर पूरी कर सकता है, तो देखिए कतर भारत में LNG का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। भारत अपनी ज़रूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% हिस्सा कतर से खरीद रहा है। रक्षा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो एक देश की आर्मी दूसरे देश की आर्मी के साथ में ट्रेनिंग करती रहती है, सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। जहर अल बहर भारतीय सेना और कतर नौसेना के मध्य द्विपक्षीय एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज है। सांस्कृतिक आदान प्रदान की यदि हम बात करें तो इंडियन कल्चरल सेंटर ICC, तो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कतर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय कलाकारों का एक नियमित प्रयास रहा है। साथ ही साथ यदि हम बात करें ICC, भारतीय दूतावास दोहा और निजी प्रयोजकों के तत्वाधान में भारतीय समुदाय के कामकाज से संबंधित संघों का एक शीर्ष बॉडी मानी जाती है। शिक्षा की यदि हम बात करें, कतर में 14 भारतीय स्कूल खोले गए हैं जो 30,000 से ज़्यादा छात्रों को CBSE पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर स्कूलों में कतर में काम कर रहे भारतीय के बच्चे पढ़ते हैं। भारतीय समुदाय की बात करें, लगभग 700 मिलियन लोग यहाँ पर कमाई करने के लिए जाते हैं। एंड भारतीय लोग ईमानदारी, कड़ी मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता और कानून का पालन करने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं। और वहाँ की हर सरकारी प्राइवेट कंपनी में आपको इंडियंस वर्कर लोग देखने को मिल जाएंगे, और ये लोग हर साल भारत में $750 मिलियन की राशि भेजते हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो विधानसभा सदस्य विधायक की सदस्यता को डिस्क्वालीफाई करने से रिलेटेड है। इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 191 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहता है कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सदस्य है, कैसे करके उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। देखिए, एक व्यक्ति को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एंड उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे कि वो किसी और दूसरी जगह प्रॉफिट वाले पद में चला गया है, कहीं पर उसको नौकरी मिल गई है, कुछ प्रॉफिट मतलब कमाई करने वाला वो काम चालू कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल unless the office is exempted by the state legislature by the law। अब कोर्ट ने यदि उसको सिद्ध कर दिया है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है एंड
उसने कहीं पर कर्जा लिया है और पटाया नहीं है, इंसॉल्वेंट, ठीक है। एंड साथ ही साथ में ए पर्सन इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि आप भारत के सिटीजन नहीं हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में देखिए, एक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यदि कोई कानून बना देती है तो। एंड साथ ही साथ में डिफेक्शन के अंतर्गत भी जो 10th शेड्यूल है, जो बोलता है कि आप अपनी पार्टी को छोड़ कर के दूसरी पार्टी में भागोगे तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दिस इंक्लूड्स चेंजिंग पार्टी एफिलिएशन बिफोर और आफ्टर इलेक्शन। ये चीज़ कहाँ लागू होती है? चुनाव के पहले कर रहे हैं, चुनाव के बाद कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी लागू होती है। यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करना है कि डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंशन से कैसे अलग है। सस्पेंशन का मतलब ये है कि पर्सन को कुछ समय के लिए विधानसभा से आपने हटा दिए हैं, मतलब कुछ समय के लिए, और उसने मेंबरशिप को लॉस कर दिया है, उसने कुछ मिसकंडक्ट किया, वायलेशन ऑफ रूल के, इसलिए कुछ समय के लिए आपकी विधायकी रद्द हो गई कुछ समय के लिए। 373, 374, 374A रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा प्रोवाइड फॉर विथड्रॉल ऑफ ए मेंबर हुज कंडक्ट इज ग्रोसली डिसऑर्डरली। तो इसमें 373, 74 में इसका वर्णन किया गया है कि ऐसे लोगों को आप सस्पेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम सस्पेंशन यदि हम रूल्स के हिसाब से देखें तो 5 कंसेक्यूटिव सीटिंग और रिमाइंडर ऑफ द सेशन के 5 दिन बचे हैं, 5 दिन आप नहीं जा पाएंगे संसद लोकसभा में, ठीक है। 5 कंटिन्यू जो सेटिंग्स हैं, बैठकें हैं, वहाँ तक भी आपको क्या किया जा सकता है, बोला जा सकता है कि आप छुट्टी में रहिए। राज्यसभा के लिए 255 दिन है एंड 256 दिन आल्सो डज नॉट एक्सीड द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। इसके बाद इन सेट 3DS मिशन श्रीहरिकोटा से टुमारो के दिन लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में न्यूज़ आई है। तो मेनली इसका यूज़ यदि देखें ना तो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका यूज़ करेगा, मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। एंड इसकी टाइम पीरियड रखा गया 5:30 शाम को 5:30 बजे। GSLV F14 कैरिंग इनसैट 3DS, GSLV के माध्यम से हम इनसैट 3DS सैटेलाइट को लेकर के जा रहे हैं। 5:30 बजे इसकी लॉन्चिंग होने वाली है सैटरडे के दिन। GSLV F14 ये जो है इसकी 16वें नंबर की फ़्लाइट रहेगी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, एंड 10वें नंबर की फ़्लाइट रहेगी इंडिजीनियस क्रायो स्टेज के अंतर्गत। एंड ये जो है 7वें नंबर की ऑपरेशनल फ़्लाइट मानी जा रही है GSLV की, जहां पर आपको इंडिजीनियस क्रायोजेनिक अवस्था देखने को मिलेगी। इसरो के हिसाब से यदि देखा जाए ना तो इसके माध्यम से हम जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है वो और भी ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। लैंड की मॉनिटरिंग करना है, साथ ही साथ में ओशियन सरफेस कैसी है, वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा।